नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां चमोली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। सीएम धामी राहत बचाव कार्यों का निरीक्षण करेंगे। सीएम धामी आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेंगे। पाली, कुंतरी और नंदानगर में आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। तो आज राहत बचाव कार्यों का निरीक्षण सीएम पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आएंगे। आपदा प्रभावित लोगों से इस दौरान मुलाकात भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। फाली, कुंतरी और नंदानगर में आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। आज चमोली दौरे पर सीएम रहने वाले हैं, तो ये बड़ी जानकारी। सीएम धामी राहत बचाव कार्यों का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। पाली, कुंतरी और नंदानगर में आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। आज चमोली का दौरा है सीएम धामी का। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज चमोली जाने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। फाली, कुंतरी और नंदानगर में आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत को 2016 में बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें इसी महीने सीबीआई मुख्यालय में पेश होने को कहा गया। साल 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उनका एक स्टिंग ऑपरेशन वायरल हुआ था। इसके बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया था। स्टिंग में आरोप लगे थे कि रावत सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की डीलिंग की जा रही है और इसमें रुपयों के लेन देन की बात सामने आने का भी आरोप था। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दी गई थी। इससे पहले भी सीबीआई की ओर से हरीश रावत को कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब एक बार फिर उन्हें नोटिस भेजकर सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया है। आज लंबे दिनों के बाद फिर सीबीआई के दोस्तों को मेरी याद आई है। इससे लगता है कि अब फिर विधानसभा के चुनाव आने जा रहे हैं और भाजपा के दोस्त जिनके हाथ में सीबीआई ने अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से कंप्रोमाइज़ कर ली है। उन्होंने मुझे चुनाव के लायक समझा है। इधर तो मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं, अब मैं नहीं और लोग आगे आएंगे, मगर लगता है भारत सरकार में बैठे हुए लोग अब भी ये मानते हैं कि मैं चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता हूँ। तो इसलिए विथ थैंक्स मैं इस नोटिस को ग्रहण कर रहा हूँ, मगर इस अनुरोध के साथ कि अभी मैं सितंबर तक कहीं यात्रा करने की स्थिति में नहीं हूँ। तो मुझे अक्टूबर में सेकंड या थर्ड वीक का कोई समय यदि दें तो मुझे खुशी होगी कि मैं अपने बयान रिकॉर्ड कराने या जिस चीज़ के लिए भी वो बुला रहे हों, मैं उन सीबीआई के हेडक्वार्टर में हाजिर होऊंगा। सीमांत पिथौरागढ़ जिले में मासूम के साथ 2014 में हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में धामी सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। कानूनी सलाहकारों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री ने पुनः याचिका दायर करने को कहा है और इस तरीके से जो भी घटनाएं होती हैं हम उनसे कड़ाई से निपटना जानते हैं और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता
करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ बहनों के साथ अगर ऐसे अपराध होंगे तो उन्हें कड़ाई से सजा देने का प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री जी पुनः याचिका दायर करने को उन्होंने कहा है। हम किसी प्रकार के जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उसको हम कड़ाई से निपटना जानते हैं और सरकार ने इस कदम में मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर देवतुल्य बहनों का जो इस प्रकार के अपराध होंगे उन पर कड़ाई के साथ सजा देने का प्रावधान होगा। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया देश के विभिन्न राज्यों में चल रही है और कई बार चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर विपक्ष बड़े सवाल खड़े कर रहा है। उत्तराखंड में भी आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव हैं। इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा सकता है, लेकिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस कार्यक्रम को सवालों के घेरे में खड़ी कर रही है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा ने लॉ प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिमा सिंह से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। वोट चोरी को लेकर लगातार राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और जिसमें आपने अभी हाल में देखा कि किस तरह से बिहार में 50 लाख वोटर्स का नाम गायब है। वहीं हाल ही में अभी जो पंचायत चुनाव और इससे पहले जो नगर निकाय चुनाव उत्तराखंड में हुए थे उसमें भी लगभग 4 लाख लोगों का नाम लापता था। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो लॉ की प्रोफेसर हैं डॉक्टर प्रतिमा सिंह मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये अभियान अब यहाँ पर चलाया जाएगा। सर, मैम सबसे पहले सवाल ये है कि सर का मतलब क्या है और किस तरह से देखिए, पहले तो सर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसे हम कहते हैं, और ये इलेक्शन कमीशन लागू करता है जब वो वोटर लिस्ट को रिवाइज करना चाहता है। जो ऑलरेडी वोटर लिस्ट होती है उसमें उसको जब रिवीजन का काम उसका चलता है इलेक्शन से पहले, इसको कहते हैं हम सर। और जिसका काम अभी आपने देखा कि बिहार के बाद जो ये सर है ये एक बहुत चर्चा का विषय बन गया है कि वहाँ पे जिस तरीके से उसमें लूप होल्स देखे गए, जिस तरीके से अनियमितताएं सामने आई, फ्रॉड सामने आया, वोटर्स के नाम काटने की जो घटनाएं थी वो सामने आई, और जितनी सारी घटनाओं के बाद जो बिहार का जो सर था वो आज एक कंट्रोवर्शियल जो है ऐसी चीज़ बन गया है कि जब सर का नाम किसी प्रदेश में सुनते हैं लोग, मुझे ऐसा लगता है तो उनके मन में भय होता है कि कहीं मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट तो नहीं जाएगा। लेकिन उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर एसआईआर को भी भेजा जा रहा है, सक्रिय किया जा रहा है, दखल अब उत्तराखंड में हो रही है, तो इसमें क्या मानते हैं कि क्या लाभ होगा इससे, क्योंकि कई ऐसे जो पार्टियां हैं जो इसका विरोध भी कर रही हैं? देखिए, सर का विरोध नहीं है, आप करिए, क्योंकि ये एक रिवीजन प्रक्रिया है जो आपको फॉलो करनी होती है। पॉपुलेशन बढ़ती है, लोग घटते बढ़ते हैं, कोई माइग्रेट हो जाता है, कुछ लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं, तो ये प्रक्रिया ज़रूरी है करनी। लेकिन ये प्रक्रिया की जो कार्य प्रणाली है, जिस तरीके से आप इसका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, सवाल उस पर है। आज इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं है, इलेक्शन कमीशन सिर्फ सरकार के हाथ की कठपुतली बन के बैठ गया है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपको माननीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटका के रेफरेंस की अगर मैं बात करूं तो बेंगलोर सेंट्रल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे जब उन्होंने प्रेस वार्ता करके बताया कि किस तरीके से 40 लाख के करीब जो वोट थे उनकी जो है हेरा फेरी जो है करने का जो है कार्य किया गया। तो इस वजह से ये जो प्रक्रिया है ये एक कहते हैं ना कि संदेह के घेरे में आ रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो कार्य प्रणाली है वो सही नहीं है, वो जो है पार्शियल है, इम्पार्शियल नहीं है। यही वजह है कि वो संदेह के घेरे में आ रही है। आप एक चर्चा में भी थी जिसमें सर को लेकर के एसआईआर को लेकर के बहुत विस्तृत जानकारियां दी गई हैं, क्या कुछ रहा है सम्मेलन? देखिए, कल इलेक्शन कमीशन ने हम लोगों को जो बुलाया था, पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे, कई बुद्धिजीवी लोगों को भी उन्होंने बुलाया था। वो ये बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं सर को लेकर के, इन्होंने कहा अभी इंट्रोड्यूस करेंगे, ये तय नहीं हुआ है, बट होएगा, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है जो उन्होंने एक हमें डेटा भी दिया कि जो है 52 में भी हुआ, 52 से लेकर 66 तक में हुआ, कब कितने स्टेट्स में हुआ, कब ऑल ओवर इंडिया हुआ, ये भी उन्होंने हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ लॉ की प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिमा सिंह थी जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी है कि किस तरह से एसआईआर यानी कि सर जो है वो उत्तराखंड में काम करने वाला है, इलेक्शन कमीशन किस तरह से उत्तराखंड में काम करने वाला है। उन्होंने पहले में कहा कि अब जो है वोटर्स की जो विश्लेषण है वो यहाँ पर किया
किया जाएगा, उसके बाद ही सारी चीज़ों को जो है वो पब्लिक के सामने रखा जाएगा। यानी कि अब वोट काटने की जो प्रक्रिया है वो अब खत्म होने की कगार पर है। मैं सहयोगी रोहित कुमार के साथ हरीश खंडा, जनतंत्र टीवी, देहरादून। उत्तराखंड में भारी बारिश का लगातार दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक प्रदेश में इसी तरह के मौसम रहने की चेतावनी जारी की। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम निदेशक ने प्रदेश में अगले कुछ दिनों के लिए मौसम की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आगे भी अभी इसी तरह के मौसम बने रहने की संभावनाएं हैं। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि मैदानी क्षेत्रों में बरसाती नदियों के किनारे न जाएं। आने वाले जो दिन हैं उनके जो अगले 24 घंटे हैं उसमें तो हम अनेक स्थानों पे प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का उम्मीद है। उसके बाद जो है थोड़ा सा ये जो बारिश कुछ जनपदों में ही जो है ज़्यादा अनेक स्थानों पे रहने का उम्मीद है, जैसे कि देहरादून, पौड़ी है, हमारा पिथौरागढ़, नैनीताल जिले हैं। बाकी जगह पर कहीं-कहीं पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। 21 से लेकर 22 तारीख के बीच में कहीं-कहीं पे ही पूरे प्रदेश में बारिश का अनुमान है, मतलब कि बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है। 23, 24 और 25 तारीख में जो है जो पहाड़ी जिले हैं उसमें हम उम्मीद करें अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, और जबकि जो मैदानी और मैदानी इलाकों से लगे हुए जिले हैं उनमें कम कहीं-कहीं पर ही बारिश की अनुमान है। जहाँ तक वार्निंग का अनुमान है उसमें जो है अगले 24 घंटे के लिए कहीं-कहीं पे जो है कुछ जनपदों में हम हेवी रेनफॉल का अनुमान है लगा रहे हैं, जैसे कि देहरादून हो गया, टिहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत और नैनीताल जिले हैं। बाकी जगहों पे भी येलो अलर्ट है, इन जिलों में भी येलो अलर्ट है। तो भारी बारिश का बाकी और जगह पे नहीं है। इसके बाद भी हम अगले जो है 5 दिन के लिए भारी बारिश का किसी जिले में हमारा अभी अनुमान नहीं है। जहाँ पे है वहाँ पे येलो अलर्ट ही, जैसे मैंने बताया, पहाड़ी जिलों में। तो अगले 23 तारीख तक का यही हमारा। जिलाधिकारी ने देर शाम अधिकारियों की बैठक लेते हुए आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसंपत्तियों और चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपदा से प्रभावित परिसंपत्तियों का विस्तृत विवरण निर्धारित प्रारूप में शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि प्राप्त आंकड़ों के आधार पर न केवल तत्काल राहत कार्यों को गति दी जा सकेगी, बल्कि प्रभावित परिवारों की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ठोस पुनर्वास योजनाएं भी बनाई जा सकेंगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आपदा में क्षतिग्रस्त भवनों, होटल, सड़कों, पुलों, पेयजल और विद्युत आपूर्ति लाइनों के साथ साथ कृषि बागवानी से जुड़े क्षेत्रों में हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शीघ्रता से पूरा किया जाए। बड़कोट में छात्रों ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय पर बेवजह फेल करने का आरोप लगाया है। छात्रों ने धरना प्रदर्शन कर कॉलेज गेट पर ताला जड़ दिया। साथ ही छात्रों ने प्राचार्य को ज्ञापन दिया है और मांगे जल्द हल नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। छात्रों का कहना है कि 110 छात्र छात्राएं फेल हैं, जो सीधे विश्वविद्यालय की घोर लापरवाही से अगली कक्षा में प्रवेश लेने से वंचित रह गए। गंभीर समस्या को देखते हुए छात्र छात्राओं को मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उधर प्राचार्य का कहना है कि छात्रों की अंक तालिका का मामला विश्वविद्यालय स्तर का है, उनकी ओर से निरंतर पत्राचार भी किया जा रहा है। वहीं छात्र छात्राओं ने छात्र संघ चुनाव संपन्न होने तक धरना प्रदर्शन स्थगित किया है। हरिद्वार जीआरपी पुलिस ने नशा मुक्ति को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया। यात्रियों और स्थानीय लोगों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव और उससे बचाव के बारे में जागरूक भी किया गया। थाना जीआरपी हरिद्वार की ओर से कप्तान एसपी जीआरपी के कुशल नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया है। अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक के पास पर्यवेक्षण में अलग अलग रेलवे प्लेटफॉर्म पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान जीआरपी हरिद्वार पुलिस टीम ने बैनर और बोर्ड लगाकर यात्रियों, कुलियों, वेंडर्स और स्थानीय लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह दी है। ये बीड़ी
और वहीं जनपद में सड़क हादसों का लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दिनेशपुर से लालकुआं अपने घर लौट रहे बाइक सवार युवक को तेज गति से आ रहे अज्ञात ट्रक ने पीछे से टक्कर मारकर कुचल दिया। इसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। लक्सर विकासखंड के सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों की एक बैठक की गई। इसमें जिले से कई अधिकारी पहुंचे। बैठक में पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी ने सभी की समस्याएं सुनी और उनका निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया है। ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा अपनी अपनी शिकायत रखी गई है। शिकायत का जवाब संबंधित अधिकारी द्वारा दिया गया। कई शिकायत ऐसी भी आई है जिनमें ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। ग्राम प्रधान अपनी बात पर अड़े रहे। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया है। सबसे एक तो खाद्य विभाग की तरफ से ये है कि कुछ जो यूनिट है वह छुट्टी है। जैसे कोई लड़के की शादी होकर बहू आती है गांव में वो जैसे बच्चा होता है वो चढ़नी चाहिए, वो चढ़ नहीं पा रही है। एक तो वो शिकायत नहीं मेरी, मतलब ये कह रहा हूँ कि वो चढ़नी चाहिए जरूर। एक हर गांव में जो टंकी लग रही है, टंकी की तरफ से शिकायत है कि मतलब कहीं तो सड़कें खराब हो रही हैं और कहीं मतलब पाइप लाइन नहीं दब रही है, कहीं कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। सब जल की तरफ से इसमें मुख्यतः जो मैं बताऊं, उसमें जल जीवन मिशन की बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं। हमारे संबंधित विभाग से उनको बहुत कड़ाई से निर्देश दे दिए गए हैं। कहीं कहीं जो है लीकेजेस की बहुत ज्यादा समस्याएं बताई गई है, पाइपलाइन नहीं दिखी है, कनेक्शन जो है वो घर तक नहीं पहुंचे हैं और सड़क जो है वो नहीं है। बारिश के कारण भी अभी जो काम है वो रुका हुआ था उनका। इसमें भी उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि स्थिति जो है वो 30 सितंबर तक सुधार ली जाएगी। अगर 30 सितंबर तक नहीं सुधारी जाती है संबंधित विभाग के द्वारा, चाहे वो जल निगम हो या जल। कुदरत का कहर केवल उत्तराखंड के पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश से मैदानी इलाकों में हाहाकार है। औरंगाबाद बुग्गावाला मार्ग बाधित हो गया। रसूलपुर की पुलिया टूट जाने से सड़क का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। भारी वाहन और चार पहिया वाहन जहां तहां फंसे हुए हैं। इससे मार्ग पर लंबी कतारें लग गई और इस समय केवल मोटरसाइकिलों की आवाजाही ही संभव हो पा रही है। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। बारिश से किसानों की करोड़ों रुपए की सब्जी की फसलें डूब गई हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोग प्रशासन से जल्द वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने और क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। खानपुर विधायक उमेश कुमार के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र खानपुर के अलग अलग क्षेत्र को सड़कों की सौगात देने का काम किया गया। खानपुर विधायक के द्वारा लगभग 60 लाख रुपए से नवनिर्मित सड़कों की सौगात मंगेड़ी, महावतपुर, विजयनगर और ढंडेरा में दी गई है। इस दौरान विधायक का स्थानीय लोगों के साथ द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। खानपुर विधायक ने सादगी के साथ में खुद सड़कों का उद्घाटन न करते हुए स्थानीय महिलाओं, नागरिकों और बच्चों से ही सड़कों का उद्घाटन कराया। खानपुर विधायक लगातार खानपुर विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और लगातार विकास कार्यों को प्राथमिकता भी दी जा रही है। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में आई कैंप में लाभार्थियों ने लाभ उठाया तो वहीं पुलिसकर्मियों और पत्रकारों सहित 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया है। कैंप में मौजूद डॉक्टर ने बताया कि सैकड़ों लाभार्थियों ने निःशुल्क आई कैंप का लाभ उठाया है। कोतवाली सिविल लाइन की ओर से लगाया गया है रक्तदान शिविर और आई चेकअप है। लगभग 100 लोग आई चेकअप में आ गए हैं। 50 यूनिट रक्तदान हो चुका है। तो जो है एक रक्तदान महादान का संदेश लेकर हम पूरे उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं। तो उसके तहत आज यहाँ पर शिविर लगाया गया। इसका उद्घाटन जो है एसपी देहात साहब आए थे सुबह यहाँ पे, वो करके गए हैं। तो जो है वो भी अच्छा कार्य बता के गए कि भी अच्छा कार्य है। तो ये सब लोग यहाँ पे देखे, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ हो रही है। तो सब लोग सेवा का कार्य कर रहे हैं। देखिए अभी 50 के आसपास हो गई हैं। अब देखो कितनी यूनिट होती है और कितने लोग आते हैं। 4-5 बजे तक कैंप है, अभी 2 बज गए।
पहाड़ों में हुई तेज बारिश के बाद गंग नहर का पानी बंद किया गया था और इसी दौरान नहर में शव तैरता हुआ दिखाई दिया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को गंग नहर पुल के नीचे से बाहर निकाला है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव मिलने की खबर फैलते ही आसपास में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और नहर किनारे अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी है। तो गंग नहर से ही अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, नदी किनारे ये शव, और जिसके बाद पुलिस अब इस शव की शिनाख्ती में जुटी हुई है। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।